नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम डिफेंस स्पेशल का, जहां पर बात अमेरिका को लेकर करेंगे, क्योंकि सिर्फ 3 से 4 घंटों के बाद डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ ले लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के लिए अमेरिका में पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद क्या कुछ बदलेगा, और डोनाल्ड ट्रंप ने जिन मेहमानों को अमेरिका में बुलाया है उसके जरिए क्या कुछ संकेत देने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप ने की है। डिटेल से इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। लेकिन शपथ ग्रहण से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा मैसेज भी दिया कि किस प्रकार से वो जो अवैध प्रवासी इस वक्त अमेरिका में हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने वाले हैं, और किस प्रकार से मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के कंसेप्ट को वो लागू करेंगे। इस पर भी उन्होंने अपनी बात रखी है, उस पर भी आगे डिटेल से हम बातचीत करेंगे। लेकिन साथ ही में डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद दुनिया में, एशिया में, भारत के पड़ोस में और भारत में क्या कुछ बदल जाएगा, ये भी अपने एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन साथ ही में बात इजराइल और हमास की उस डील पर भी होगी जो आज लागू हो गई है, यानी कि सीज फायर लागू हो चुका है। 3 बंधकों को हमास ने छोड़ दिया है। लेकिन क्या वाकई में ये जो समझौता है, ये जो सीज फायर है, चल पाएगा? हमास के ऊपर इजराइल ट्रस्ट कर सकता है? और क्या इस समझौते के पीछे डोनाल्ड ट्रंप की जो वापसी है वो एक अहम किरदार है? इसको समझना होगा। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। डोनाल्ड ट्रंप आज लेंगे राष्ट्रपति पद की शपथ। चंद घंटों के बाद ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह। शपथ से पहले ट्रंप ने दिया विक्ट्री भाषण। अवैध प्रवासियों को अमेरिका से निकालूंगा, डोनाल्ड ट्रंप बोले। डोनाल्ड ट्रंप आज लेंगे राष्ट्रपति पद की शपथ। चंद घंटों के बाद ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह होगा। शपथ से पहले ट्रंप ने दिया विक्ट्री भाषण। डोनाल्ड ट्रंप आज लेंगे राष्ट्रपति पद की शपथ। चंद घंटों के बाद ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह। शपथ से पहले ट्रंप ने दिया विक्ट्री भाषण। अवैध प्रवासियों को अमेरिका से निकालूंगा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप आज लेंगे राष्ट्रपति पद की शपथ। चंद घंटों के बाद ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह होगा। शपथ से पहले ट्रंप ने दिया विक्ट्री भाषण। जल्दी से एक बार ग्राफिक्स, उसके बाद चर्चा की शुरुआत एक्सपर्ट्स के साथ। डोनाल्ड ट्रंप आज लेंगे शपथ। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनेंगे ट्रंप। बाइबल हाथ में रखकर शपथ लेंगे। 200 कार्यकारी आदेश आज ही साइन करेंगे ट्रंप। जेडी वेंस उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। अमेरिका के चीफ जस्टिस दिलाएंगे शपथ। दुनिया भर के कई बड़े नेता पहुंचे अमेरिका। 100 दिन के अंदर ट्रंप जाएंगे चीन। तो चलिए, आज 20 तारीख और दुनिया जो है इस 20 तारीख का ही इंतजार कर रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेते हैं तो उसके बाद क्या कुछ दुनिया में बदल जाएगा, इसको समझना होगा। और हमारे साथ चर्चा में आज बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। सबसे पहले थैंक यू सर। शुक्रिया सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर। हमारे साथ डॉक्टर महेंद्र सिंह विदेश मामलों के जानकार भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर महेंद्र। जय हिंद। थैंक यू समय देने के लिए। शुक्रिया जी। नमस्कार। जय हिंद। थैंक यू सर। चर्चा की शुरुआत लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर मैं आपके साथ करूंगा। सर, डोनाल्ड ट्रंप की आज वापसी, क्या कुछ बदलता हुआ आप देख रहे हैं? क्योंकि बड़े कयास थे, डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो ये हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो वो हो जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से हमने चीन के प्रति उनका एक नरम रुख देखा, व्लादिमीर पुतिन को न्योता नहीं भेजा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया, नेतन्याहू को नहीं बुलाया, तो डोनाल्ड ट्रंप जीत के बाद एक बदले बदले से ट्रंप नजर आने लगे हैं। अब किस प्रकार से आप देखते हैं सर? थैंक यू राजेश। जय हिंद। मैं ये कहूंगा कि हमेशा जो स्वेरिंग इन सेरेमनी होता है उसमें तकरीबन कई बार बहुत कम कचित लोग बाहर से आते हैं, और ये हम लोगों ने एक तरीके से
हवा बना रखा था कि सारे आएंगे, क्योंकि अपने प्रधानमंत्री जब ने शपथ ग्रहण लिया था तो सार्क के जो हेड्स ऑफ स्टेट हैं वो जी जरूर आए थे। लेकिन अमूमन देखा जाता है कि अमेरिकन राष्ट्रपति के जब वो शपथ ग्रहण करते हैं उनका अपना होता है। और दूसरी बात ये जो है इस बार बाहर नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड है, अंदर कैपिटल हिल के अंदर शपथ ग्रहण होगा। अब जी जहां तक कि ट्रंप का जो एक तरीके से मैं कहूंगा नेतृत्व है या उनकी जो छवि है विश्व भर में, एक बिजनेसमैन यानी कि उन्हें तुरंत किसी भी चीज पे जो भी कार्रवाई करनी है वो डील के तौर पर होती है। और उसमें जी उन्होंने देखा है कि किस प्रकार से उन्होंने खुद अपने देश में डीप स्टेट को लेकर के जिस प्रकार से एक तरीके से एक आवाज उठाई कि जो डीप स्टेट है वो उसके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, और एक राष्ट्रपति होने के नाते जो अमेरिका के हित में वो समझते हैं ठीक वो होगा। इसको देखते हुए जरूर देखने को मिलता है कि काफी दिन पहले उन्होंने जिस प्रकार से ऐलान किया कि अगर हमास जो है हॉस्टेजेस रिलीज नहीं करता है उनके शपथ जी ग्रहण से पहले, तो हमास के बरखिलाफ जो कार्रवाई होगी उनको वो सोच नहीं सकते कि किस प्रकार की कार्रवाई होगी। उनका ये इस तरह का एक तरीके से धमकी। दूसरी तरफ से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का लगातार लगा रहना उनके साथ, जैसे इजिप्ट हुआ, कटार हुआ, और एक तरीके से समझौता करना, वो काफी लंबी प्रक्रिया थी। तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और आने वाले ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से मिल करके जो इस मामले में दोनों ने इररिस्पेक्टिव चाहे रिपब्लिकन है या डेमोक्रेट्स हैं, जी कम से कम दबाव डाला, जिसके कारण हमास जो है उन्होंने अपने हॉस्टेजेस, अब 3 हॉस्टेजेस रिलीज कर दिए। यानी कि जो प्रक्रिया है फेजेस में होगी। उम्मीद करते हैं कि कम से कम वेस्ट एशिया में अमेरिका को 2-3 चीजों का ये उसके ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में है। एक रिलेशन विद चाइना, दूसरा रिलेशन विद रशिया, और तीसरा तो वेस्ट एशिया में जहां को देखने को मिल रहा है कि काफी हद तक एक तरीके से प्रभाव दोबारा अमेरिका का जो खो रहा था अमेरिका, उस तरह दोबारा जी अपना दबदबाव वेस्ट एशिया में लाया है। जहां तक रूस का सवाल है, जरूर अमेरिका के राष्ट्रपति और जो रूस के राष्ट्रपति है उन दोनों के बीच के अपनी केमिस्ट्री है, उसके द्वारा उम्मीद की जाती है कि हो सकता है कि यूक्रेन में जो हर कोई समझता था कि 1 महीने में लड़ाई खत्म होगी, वो 3 साल से ज्यादा हो गए, लड़ाई खत्म होने के आसार नहीं आ रहे। और कुर्स्क जैसे छोटी सी जगह पे आज भी यूक्रेन का चाहे थोड़ा से पांव हो, पर जरूर एक तरीके से मतलब दबाव है रूस के ऊपर, और बिल्कुल रूस को भी सर परेशानी हो रही है जेलेंस्की को कि अब इसके बाद जिस प्रकार से तो 50-60 बिलियन डॉलर का एड उनको मिला है वो शायद उनको अब ना मिले। तो दबाव दोनों तरफ है, तो उम्मीद करते हैं कि वहां पर भी अब शांति बहाल होगी। टैरिफ्स को बहाल होगी लेकर के ठीक है जो सर चीन के ऊपर प्रभाव और दबाव डाला जा रहा है कि अगर चीन जी किसी प्रकार से इसी प्रकार करता रहा तो नहीं होगा। और चौथी बड़ी बात जो उन्होंने कही, अमेरिका फर्स्ट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका फर्स्ट के लेकर के ग्रीनलैंड को लेना है, पनामा कनाल को लेना है, गल्फ ऑफ जी मेक्सिको को रीनेम करना है, कनाडा को 51st स्टेट बनाना है। और ये सब को लेकर के भारत में भी काफी उम्मीदें हैं कि क्योंकि अच्छी केमिस्ट्री है, अच्छे रिलेशन है, तो भारत जी कर पाए। लेकिन एक चीज हमें माननी पड़ेगी, ये वो एक बिजनेसमैन है, अपने अमेरिका के बारे में ही सोचेंगे। और अगर उस सोच में अगर हमारी क्या उसको बोलते हैं कि अगर हमारा ठीक सब कुछ होता है, चाहे वो ट्रेड को लेकर के हो, क्योंकि उन्होंने तो हमें अक्यूजर ही बोला है, मतलब इस मामले जी में तो उन्होंने कोई शब्दों की कमी नहीं रखी है कि भारत फायदा उठा रहा है, जो देश हमसे फायदा उठाते हैं उनके हम बरखिलाफ 15% टैरिफ लगाएंगे चाइनीज। तो ये इसको लेकर के जरूर विश्व में एक थोड़ा सा मैं कहूंगा कि इंस्टेबिलिटी टाइप। लेकिन अमेरिका जो है मल्टीपोलर इकोनॉमिक वर्ल्ड हो सकता है, क्योंकि चीन का $18 ट्रिलियन इकोनॉमी है, पर जी मिलिटरीली अमेरिका यूनिपोलर है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है सर अमेरिका के साथ किसी और देश को टक्कर लेने में वक्त लगेगा या राजेश लगेगा। चलिए मैं फिर आता हूं सर आपके पास, डिटेल्स इस मुद्दे पर बात करेंगे। और लेकिन डॉक्टर महेंद्र, आपका फर्स्ट ओपनिंग रिमार्क मैं चाहूंगा, जिस प्रकार से तमाम बड़े बिजनेसमैन इस वक्त पॉलिटिकल लीडर वहां पर हो ना हो,
लेकिन बिजनेसमैन डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में दिखाई पड़ रहे हैं, चाहे वो भारत के बिजनेसमैन हो या दुनिया भर के हों। तो क्या मैसेज यहां पर देखने को मिल रहा है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से साहब? देखिए, निश्चित रूप से अभी ट्रंप की प्रेसिडेंसी शुरू नहीं हुई है, उसके पहले ही पूरे विश्व में कहीं न कहीं उसका प्रभाव दिखाई देने लगा है। चाहे बिल्कुल सर। जेरूसलम से लेके कीव तक अगर आप देखें, लंदन से लेके ओटावा तक, तो ट्रंप के आने से निश्चित रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा हुआ, वैश्विक व्यापार, क्लाइमेट चेंज जैसे ग्लोबल गुड्स पे, ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पे काफी गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। जिस तरीके से निश्चित रूप से ट्रंप एक जो है बिजनेसमैन है, और उनकी जी। नीतियां प्रो बिजनेस होंगी, उनकी नीतियां प्रो अमेरिका, जो उनका स्लोगन है अमेरिका फर्स्ट, वो होने की जी। संभावना है। और उन्होंने साफ संकेत दिए हैं कि वो खासकर जो वैश्विक व्यापार है उस पे अमेरिका को केंद्र में रख के उनकी नीतियां होने वाली हैं। ऐसे में ये देखना होगा कि क्या कनाडा पे जो उन्होंने बात की कि हम 25% टैरिफ लगाएंगे, या चाइनीज गुड्स पे जो करीब जी $500 सर। बिलियन का जो है वो ट्रेड है, उस पे हम टैरिफ लगाएंगे, तो उनके केंद्र में अमेरिका की आर्थिक स्थिति को किस तरीके से और सुदृढ़ किया जाए, वहां के बिजनेसेस को और फायदा दिया जाए, ये प्रमुखता होगी। ये वैश्विक व्यापार पे। और आप देखें कि अभी ट्रंप का इनॉग्रेशन नहीं हुआ है, उसके पहले ही ब्रिटेन में भी और पूरे यूरोप में एक तरीके से कहें उनकी आर्थिक नीतियों को लेकर खलबली सी मची हुई है कि किस जी। प्रकार से क्या वो जो उन्होंने बातें अपने चुनावी कैंपेन के दौरान की थी, उस तरीके के एक प्रो अमेरिकन नीति लाएंगे और हर उस पे टैरिफ इंपोज करेंगे, या वो कुछ इसमें भी लचीलापन दिखाएंगे। जो बिल्कुल सर। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है, उन्होंने साफ कर दिया है कि जिस प्रकार से अभी हमास और इजराइल के बीच जो एक सब सीज फायर, उन्होंने उन्हीं के जी। दबाव में सीज फायर हुआ। हालांकि इस पे दो मत हैं। कई लोगों का ये मानना है कि नहीं, ट्रंप कह रहे थे कि बेंजामिन मेरा नेतन्याहू मैंने ट्रंप कराया को है। फायदा पहुंचाने के लिए जो है ये टाल रहे थे। वहीं जी। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा धड़ा है, वो ये मानता है कि नहीं, ट्रंप के आने के बाद जो बेंजामिन के सपोर्टर अल्ट्रा नेशनलिस्ट जो पार्टीज हैं, वो कहीं न कहीं ट्रंप की धमकी से वो डर गई, और ये सीज फायर मतलब हो पाया, मुमकिन हो पाया। ओके सर। दूसरी तरफ हाँ, रूस और यूक्रेन की जहां तक युद्ध की बात है, 3 साल से ये युद्ध चला आ रहा है, और ऐसे में मुझे लगता है कि अगर कोई समझौता होता भी है, तो जिस प्रकार से ट्रंप और पुतिन कहें मित्रता रही है, मुझे लगता जी। है कि ये बहुत अनलाइकली है कि यूक्रेन के पक्ष में होगा। कहीं न कहीं ये रूस के पक्ष में होगा, और रूस ने बहुत ज्यादा जो चलिए। यूक्रेन का हिस्सा कब्जा कर लिया है, तो ये भी काफी जी। जो है संतुलन बनाने की आवश्यकता होगी और काफी दिलचस्प होगा। हाँ, ठीक है सर। उन्होंने जिस प्रकार से संकेत दिए हैं कि जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जी को लेके बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के जो निर्णय थे उनको उलटने जा रहे हैं, तो क्लाइमेट चेंज को लेके काफी जो है दिलचस्पी होगी किस प्रकार से वो नीति, उससे ऐसी बहुत उम्मीद नहीं की जा रही, जैसा हमने चर्चा की कि वो प्रो बिजनेस है, तो कि वो क्लाइमेट चेंज लेकिन को लेके बहुत ही हटकर कोई फैसलों के लिए लचीला या डोनाल्ड नरम ट्रंप जाना रवैया चाहते हैं अपनाएंगे। सर। माफी चाहूंगा डॉक्टर महेंद्र, मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए जाना है। छोटा सा ब्रेक लेने, ब्रेक के उस पार लौटेंगे, इसी मुद्दे पे एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे डिटेल से अमेरिका के मुद्दे पर बात करने के लिए। लेकिन पहले बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, डोनाल्ड ट्रंप का शपथ से पहले विक्ट्री भाषण। अवैध प्रवासियों को अमेरिका से निकालेंगे, ट्रंप बोले मैंने गजा में सीज फायर कराया। अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर को सील करेंगे, ट्रंप का बड़ा बयान। डोनाल्ड ट्रंप का शपथ से पहले विक्ट्री भाषण। अवैध प्रवासियों को अमेरिका से निकालेंगे, ट्रंप ने कहा। ट्रंप बोले मैंने गजा में सीज फायर कराया। अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर को सील करूंगा, ट्रंप बोले। चलिए जल्दी से ग्राफिक्स प्ले करिए, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास हम चलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री स्पीच में क्या कुछ था? थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होने दूंगा, इजराइल हमास जंग को मैंने रोक दिया, मैक्सिको बॉर्डर सील करूंगा,
अवैध प्रवासियों को निकाल दूंगा, टिकटॉक पर बैन नहीं लगाऊंगा, लॉस एंजलिस का पुनर्निर्माण करूंगा। नेक्स्ट ग्राफिक्स। तो कुछ अहम बातें जो डोनाल्ड ट्रंप ने कही हैं, लेकिन इससे हटकर हम तमाम मुद्दे को समझने की कोशिश करें कि क्या कुछ अब आगे दुनिया भर में होने वाला है। अलग अलग पहलुओं को समझने की कोशिश करें। हम सीधा अपने एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। सर, पिछली बार हमने देखा था डोनाल्ड ट्रंप को, उन्होंने एक चौंकाने वाला फैसला लिया और नॉर्थ कोरिया की जमीन पर पहुंच गए और किम जोंग उनसे मुलाकात की। इस बीच खबरें ये भी आ रही है कि वो अगले 100 दिन के अंदर अंदर जो है अब वो चीन आ सकते हैं। तो चौंकाने वाले फैसलों के लिए डोनाल्ड ट्रंप जाने जाते हैं। क्या इस बार कुछ और सरप्राइज वो दे सकते हैं दुनिया को? बिल्कुल राजेश, वो जाने ही जाते इस चीज के लिए, क्योंकि जब तक उनको जो तेवर होते हैं, जिस तरीके से जो उन्होंने चुनावी वादे किए थे तकरीबन उस पे वो अमल करेंगे 100 दिन के अंदर। पिछली बार भी उन्होंने किया था। और जरूर लॉस एंजलिस की जो आग लगी है उसके बारे में उन्होंने नहीं सोचा था, तो उसके ऊपर भी उन्होंने टिप्पणी की किस प्रकार से जो गवर्नर है उन्होंने पानी नहीं छोड़ा और जिसके कारण से लॉस एंजलिस पे इतना भारी नुकसान हुआ, जिसके लिए वो कह रहे हैं कि हम इनको पूरा का पूरा पुनर्वास करेंगे और पूरी मदद करेंगे। तो गाजा को लेकर के भी उसी तरह के जो बातचीत हो रही है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण भी है कि जरूर इनका जो नेतृत्व है और जिस प्रकार से डिसीजन मेकिंग है और क्विक डिसीजन मेकिंग है, चाहे वो गलत हो विश्व के लिए या अच्छा हो, उसकी उनको परवाह नहीं है। पिछले टर्म में भी उन्होंने जाते जाते जेरूसलम को घोषित कर दिया राजधानी। उन्होंने देखा नहीं कि लोग विश्व क्या बोलेगा। उसके बाद देख ही लिया हमने क्या हुआ इजराइल के बरखिलाफ, किस प्रकार से हिजबुल्लाह ने, हमास ने, हुदियों ने और किस प्रकार से ईरान ने क्या कार्रवाई की। और उसके बाद जिस प्रकार से अमेरिका खड़ा रहा इजराइल के साथ और पूरा वेस्ट एशिया में, इसमें साफ मतलब ईरान भी डर गया, सीरिया का ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया मामला। तो ये जो कार्रवाई है, जरूर अमेरिका फर्स्ट ही उनका नारा है, अमेरिका फर्स्ट ही रहेगा। और मैं कहूंगा ये कहना गलत नहीं होगा कि व्हाइट्स का वर्चस्व जो एक लेकर के बार बार जो कार्रवाई अमेरिका में माना जाता था कि कहीं ना कहीं पर जो व्हाइट्स हैं उनका वर्चस्व जो है वो समाप्त हो रहा है, खत्म हो रहा है। बाकी लोगों ने आकर के वहां पे जिसके ऊपर उनकी बातचीत H1B वीजा को लेकर के हो या इलीगल इमिग्रेशन को लेकर के हो, उनका खुद जो मस्त है, उनका खुद का जो व्यापार है, वो चीन में कितना व्यापार है उसको लेकर के उनको H1B में उनको कितनी मदद चाहिए, स्टेम यानी कि जो टेक्नोलॉजी में, मैथ्स में जो अच्छे लोग हैं, एशियन खासकर इंडियंस हैं, उनको किस प्रकार से रखा जाए, क्या उसके ऊपर क्या निर्णय लेना है। तो ये सब जो धीरे धीरे करके निर्णय लेंगे, तो उम्मीद करते हैं कि ट्रंप ऑब्वियसली एक तरीके होता है, चुनावी भाषण अलग होते हैं और जब आप सत्ता संभालते हैं उसके बाद जो आपके जो ये जो एडवाइजर्स हैं जिसमें काफी कुछ एशियन इंडियंस हैं, आप देख रहे हैं कि उनके उपराष्ट्रपति की जो वाइफ है वो ही इंडियन बॉर्न है। तो ये काफी फर्क लगता है कि कहीं ना कहीं झुकाव भी है और वो झुकाव दिखाना भी नहीं चाहेंगे। और पूरे विश्व भर में जिस प्रकार से मैं कहूंगा कि यूरोप में 2015 के बाद जिस प्रकार से एक तरीके से इमिग्रेशन हुआ और वो बार बार इसको कहते रहे कि आप लंदन में देखिए क्या हो रहा है, आप फ्रांस में देखिए क्या हो रहा है, मैं उस तरीके का अमेरिका में होने नहीं दूंगा और जो फलस्तीनियों के साथ यूनिवर्सिटीज में एडमिशन नहीं दूंगा तो बाहर निकाल दूंगा। तो ये जो कार्रवाई है कहीं ना कहीं जरूर दर्शाता है कि एक डिसीजन मेकिंग है और वो डिसीजन शायद लोगों को पसंद हो ना हो, लेकिन अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप लेकर और बिल्कुल और सबको साथ लेकर के भी चलेंगे और सख्ताई से पेश भी आएंगे जहां उनको पेश आना होगा। ठीक है सर, फिर आता हूं मैं, क्योंकि मैं अब इंडिया के लिहाज से आपसे चीजों को समझूंगा। लेकिन अब मैं डॉक्टर महेंद्र आपके पास आ रहा हूं। जो प्रवासियां हैं अवैध तरीके से जो अमेरिका के अंदर पहुंचे हुए हैं, 17 से 18 लाख उनकी तादाद हो सकती है। उनमें 18,000 भारतीय भी हैं जो मेरे पास जानकारी है। उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना और ये कहना कि मैं मैक्सिको के बॉर्डर पर दीवार खड़ी कर दूंगा, ये पॉसिबल है कि आप 17 से 18 लाख लोगों को निकालें और साथ ही में एक दीवार बॉर्डर पे खड़ी कर दें?
किस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को देख रहे हैं सर आप? नहीं, देखिए, बहुत ही जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न है, उन्होंने, और जो अभी चर्चा हो रही थी व्हाइट सुप्रीमेसी का जो प्रश्न है, जी, अमेरिकन्स का को लेके जो है, वहाँ जो नेटिव अमेरिकन्स के अधिकारों को लेके प्रश्न है, उस पे पूरी की पूरी ट्रम्प की कैंपेन जो है टिकी हुई थी। और मुझे नहीं लगता है कि इस पे वो पीछे हटने वाले हैं। जिस प्रकार से मास ओके, डिपोर्टेशन की बात कर रहे हैं, वो जिस तरीके से अपने पूरे सदर्न बॉर्डर को सिक्योर करने की बात कर रहे हैं, यहाँ तक कि वो जो बर्थ राइट सिटीजनशिप है, उसको जी, भी जो है रिव्यू करने की, समाप्त करने की वो बात कर रहे हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि हम देख सकते हैं कि जो जो राष्ट्रीय सुरक्षा है, जो स्थानीय लोगों के अधिकारों की जो बात करते हैं, उस पे काफी जो है एक कड़ा रुख इख्तियार करने वाले हैं, और वो उनकी नीतियों में दिखाई देगा। और जो शायद जो अंदाजा लगाया जा रहा है, वो अभी अपने शुरू के जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू करेंगे, उसमें इस पे निर्णय होने वाले हैं। इसके अलावा आप देखिए कि पूरे के पूरे यूरोप में ये चर्चा हो रही है कि ट्रम्प के आने के बाद एक सेकेंड वेव जो है राइट विंग पॉलिटिक्स की पूरे ओके, यूरोप में भी आ सकती है, उसका प्रभाव पड़ सकता है। जो कंजर्वेटिव्स हैं, जो जो राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज जी, हैं, उनका जो है पूरे यूरोप में कहें कि प्रभाव बढ़ सकता है। ऐसा जो है एक तरीके से अंदाजा लगाया जा सकता है ट्रम्प की नीतियों को। तो मुझे लगता है कि ट्रम्प अपने चुनावी वादों से बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि फर्क नहीं आएगा उनकी जो वाकई जो नीतियां, वो जी, जो निर्णय लेने वाले हैं उसमें। क्योंकि ट्रम्प एक बिजनेसमैन है। ट्रम्प की जो, अगर हम उनके पिछले कार्यकाल को देखें, तो क्विक डिसीजन मेकर्स हैं। और ट्रम्प जिस प्रकार से अमेरिका फर्स्ट मींस, हालांकि इसके लिए उनकी ठीक है। आलोचना भी हुई डॉक्टर कि महेंद्र मुझे एक ब्रेक जो पे जाना है। इंक्लू अ, ठीक है डॉक्टर, मुझे एक ब्रेक पे जाना है, लेकिन मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगा। एक चीज समझना चाहता हूं जो एक मिनट में मुझे समझा दीजिए। बाइडेन ने जाते जाते सुपर रिच का जिक्र किया और कहा कि ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो क्या संकेत इसी तरफ था? देखिए, ये निश्चित रूप से डेमोक्रेट्स और अगर रिपब्लिकन की बात करें, तो दोनों की जी, पॉलिटिक्स इसी पे है, जहां पे डेमोक्रेट्स एक इंक्लूसिविटी की बात करते हैं, कि व्हाइट और ब्लैक में जो है कोई फर्क ना हो, जो रिच और पुअर के बीच का गैप बहुत ज्यादा बड़ा ना हो। जी, लेकिन मुझे लगता है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन प्योर कैपिटलिस्ट फॉर्म, जिसको हम कहते हैं अमेरिकन कैपिटलिज्म, हम देखने को मिलेगा, जिसमें बिजनेस सुप्रीम होगा, और सभी बिजनेसमैन को छूट होगी कि वो मैक्सिमम जितना वेल्थ जनरेट करना चाहे अमेरिका में, वो कर सके। वो तो कर सकते ऐसे में हैं। ये आइडियोलॉजी और है, उनकी विचारधारा है। मुझे ठीक लगता है, है कि ट्रम्प बहुत गंभीरता चलिए, से उसको बिजनेसमैन को प्रायोरिटी लागू मिलेगी बट करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के राज में। मैं माफी चाहूंगा, मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए जाना। ब्रेक के पार जब हम लौटेंगे तो अ, भारत को लेकर भी बातचीत होगी, क्योंकि भारत अमेरिका के संबंध कैसे रहेंगे और चीन में जिस प्रकार डोनाल्ड ट्रंप 100 दिन के अंदर यात्रा करने वाले हैं, ये भारत के ऊपर क्या प्रभाव डालेगा। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसी मुद्दे पर बातचीत जारी रखते हैं। सीधा अपने एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर, जो चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा कि एक तो मेरा सवाल ये होगा कि चीन जाने का फैसला बाइडेन का, वो भी उस वक्त जिस वक्त हम मिरर फेस डिप्लॉयमेंट एलएसी के उस पार और इस पार दोनों देख रहे हैं, और हमारे आर्मी चीफ भी कह चुके हैं कि हालात सेंसिटिव हैं, हम इस चीज को नकार नहीं सकते हैं। इस वक्त चीन जाना बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप का, ये क्या एक मैसेज है? और दूसरा, क्या डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद जिस प्रकार से बाइडेन प्रशासन ने हमें 404 इंजन देने में नाकानी की, 414 इंजन देने में डिले किया, MQ-9 रीपर ड्रोन देने में डिले किया, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए पेंटागन मुंह फेरता दिखता नजर आया, तो क्या इसमें कोई चेंज हम देख सकते हैं? जो प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच केमिस्ट्री है, वो कोई इफेक्ट इंपैक्ट पेंटागन पे डाल पाएगी सब?
जरूर फर्क पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का जो रवैया था भारत को लेकर के, और खासकर कि भारत का सपोर्ट जो यूएस समझ रहा था कि हम रूस के साथ खड़े हैं, ऐसे नहीं था कि हम रूस के साथ खड़े हैं। शायद बाद में जी यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात का आभास हुआ कि भारत, जैसे अमेरिका अपने हित के लिए लड़ता है, वैसे भारत भी अपने हित के लिए है। इसमें अगर रूस का फायदा हो रहा है तो बात अलग है, लेकिन भारत ने बड़ा क्लियर किया था यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को कि भारत और रूस के जो संबंध है पारंपरिक है, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका को लग रहा था S-400 को लेकर के, बाद में उनको उनको मालूम था कि इनका तेजस प्रोग्राम जो है वो उनके जीई इंजन के ऊपर निर्भर है, कहीं ट्रांसफर ऑफ जी टेक्नोलॉजी को लेकर के है, सिविलियन न्यूक्लियर डील को लेकर के भी जिस प्रकार से अड़चने डाली जा रही थी, तो देखने को तो साफ पता चल ही गया है कि आते ही वो सिविल न्यूक्लियर डील के ऊपर फर्क पड़ा है। उम्मीद करते हैं कि जो इंजन हैं तेजस के लिए, जो इंजन चाहिए वो भी मिलेंगे, प्रेडेटर ड्रोन्स हुए वो आने शुरू हो जाएंगे। तो देखिए कहीं ना कहीं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अपने तरीके से भारत के ऊपर प्रेशर लगाने की कोशिश है, पर इतना भी प्रेशर नहीं डाला कि संबंध खराब हो जाए, वो उसके ऊपर बिल्कुल भी सर। यकीन किया। लेकिन अब जब चीन के राष्ट्रपति अब जब जा रहे हैं, उन्होंने कहा है कि 100 दिन के अंदर मैं चीन का दौरा करूंगा, तो उसको लेकर के, टैरिफ्स को लेकर के है, आफ्टर ऑल उनके साथ जो खड़े रहे वो उनका चीन के अंदर जबरदस्त निवेश है, उसको देखते हुए तो वो मतलब यू स्क्रैच माय बैक एंड आई स्क्रैच योर, कि विश्व भर में ये है जो इंस्टेबिलिटी भी ना हो, लेकिन चीन को वो क्लियर मैसेजिंग भी देना चाहते हैं कि ऐसे नहीं हो सकता है कि आप हमारे साथ $700 बिलियन का ट्रेड करें और हम देखते जी रह जाए, तो उसके ऊपर टैरिफ्स लगेंगे तो ये होएगा। तो चीन के ऊपर दबाव भी होगा और चीन के साथ बताने की भी कोशिश की जाएगी। ये चीन एक आफ्टर ऑल सेकेंड इकोनॉमिक पावर है, एक मिलिट्रीली ऑल्सो धीरे धीरे बढ़ रहा है। चीन के रिश्ते रूस के साथ, ईरान के साथ, सबके साथ, पूरे विश्व में जिस प्रकार से चीन अपने, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, रिश्ते बनाए रख रहा है, तो वो सबको देखते हुए अमेरिका ने आफ्टर ऑल अपने हित को पहले देखना है, जिसमें भारत का जो हित है वो भी देखा जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि गलवान के वक्त जिस प्रकार से अमेरिका ने जो भी इंटेलिजेंस हमें जी मुआयदा करानी थी उन्होंने दी, इसमें कोई शक नहीं। उसके बाद हमने देखा अपाचे हेलीकॉप्टर्स आए, हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स आए, ट्रांसपोर्ट जी एयरक्राफ्ट जी आए, ड्रोन्स आए, स्मॉल आर्म्स आए, तो सब कुछ अमेरिका ने जो देने की कोशिश करनी थी कोशिश जरूर की, दिया भी, जिससे जो भी हम लोगों के रिश्ते थे चीन के साथ उसमें सुधार लाने की चीन अब कोशिश कर रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि भारत जो है, पर चीन अब भारत के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है कि आप हमसे सामान खरीदो, नहीं खरीदेंगे तो हम किसी जी दूसरे से नहीं लेने देंगे या हम सैंक्शंस लगाएंगे। तो ये सब चलता है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल ट्रेड में। तो हम लोगों ने आफ्टर ऑल आत्मनिर्भर का रास्ता जो अपनाया है उसको बिल्कुल सर। अमल करना है, उस पर यकीन करना है, और हमने ये जो फाइन बैलेंस है इसको मेंटेन करना है, चाहे हम जापान के साथ जाए, साउथ कोरिया के साथ जाए, चीन के साथ भी रहे, अमेरिका के साथ भी जाए, बिकॉज आफ्टर ऑल अमेरिका के साथ डिफेंस जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि कुछ भी कहे हम वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर्स ऑफ वेपन, और एक्सपोर्ट भी अब हम शुरू बिल्कुल कर सर। रहे हैं, तो दोनों तरफ से फायदा हमारे को होगा, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है, जो हाई एंड टेक्नोलॉजी है, वो कोई इतनी आसानी से नहीं देता है जब तक अच्छे रिश्ते ना बिल्कुल हो। सर। तो वो सिविल न्यूक्लियर डील में पता चला है कि अच्छे रिश्ते हो रहे हैं, वो साफ नजर आ गया। अभी तो टेक ओवर भी नहीं किया, लेकिन सिविल न्यूक्लियर डील के ऊपर बातचीत शुरू हो गई, सैंक्शंस हटने जी शुरू हो गए, सामान देना आना शुरू हो गया, तो ये बहुत फर्क पड़ेगा। मुझे लगता है भारत को जरूर ये नहीं कह सकते हम कि हम हंकी डोरी सब कुछ ही अच्छा होगा, नहीं, बम्प होंगे, लेकिन रिश्तों में जो है सुधार होगा, और उसमें भारत का ही फायदा है, क्योंकि भारत ने इकोनॉमिकली जब तक भारत आगे नहीं जाएगा, तो $4 ट्रिलियन से अगर हमने थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है, तो तुरंत कहीं बिल्कुल ना कहीं सर। हमने $1 ट्रिलियन बनना है, तभी हम थर्ड बनेंगे, और उसके बाद उसको आगे ले जाना है, और अमृत काल तक कम से कम $15 ट्रिलियन तक इकोनॉमी नहीं होएगी, तो फिर क्या फायदा होगा। चीन तो बहुत क्या आगे फायदा। चला गया हमसे, और चीन हमारा जी पड़ोसी सर। है, तो इसको देखना है हम लोगों ने। या ठीक है सर, मैं फिर आता हूँ। डॉक्टर महेंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूँ। डॉक्टर महेंद्र, जो मेरा पॉइंट है कि जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला लिया कि मैंने चीन जाना है 100 दिन के अंदर,
और उससे पहले वो ये भी कहते नजर आए कि ये अमेरिका की रणनीतिक भूल है और रणनीतिक भूल के कारण आज हम चीन और रूस को इतना करीब देख रहे हैं। तो कहीं ये जो फैसला है, क्या ये चीन और रूस के बीच एक जो खाई हमेशा रहती थी उसको फिर से डालने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, और इसका भारत पे क्या इंपैक्ट होगा? दोनों पॉइंट को कवर करिएगा सर जल्दी से। देखिए, निश्चित रूप से एक बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा होने वाली है, खासकर ऐसे समय में जब ट्रंप ने खुल के घोषणा की है कि वो चाइनीज गुड्स पे 60% टैरिफ जो है इम्पोज करने जी। वाले हैं। और उनकी जो चाइना वन पॉलिसी है वो बहुत ही खुले रूप में सामने है कि वो सिर्फ चीन को एक व्यापारी विकल्प के रूप में न देख के बाकी देशों को भी देखने वाले हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत और अमेरिका जो चीन को लेके चिंताएं हैं उसमें हम जो एंग्जाइटी है वो शेयर करते हैं। जी। जहां भारत को चीन से कुछ समस्याएं हैं, खासकर जो एक पड़ोसी देश होने के नाते, वहीं अमेरिका को भी चीन की जो महत्वाकांक्षाएं हैं उसको लेके अमेरिका भी चिंतित है और निश्चित रूप से ट्रंप भी चिंतित होंगे। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अगर वो टैरिफ इम्पोज करते हैं चीन पे भी और जैसा उन्होंने ब्रिक्स कंट्रीज पे भी जो है बात की थी कि हम टैरिफ लगाएंगे, इंडिया को इवन टैरिफ अब्यूजर बिल्कुल की सर। कैटेगरी में डाला था। लेकिन अगर वो करते हैं तभी भी उनका जो चाइना वन पॉलिसी है उससे भारतीय कंपनियों को, इंडियन फर्म्स को जो एक्सपोर्ट करना चाहती है, उससे उनको उनके लिए एक अलग एक विकल्प खुलेगा और वो अपॉर्चुनिटी उनके लिए अवेलेबल होगी। तो ऐसे में मुझे लगता है कि चीन की यात्रा अमेरिका और भारत के जो संबंध है उसपे बहुत ज्यादा, चीन को लेके बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। मुझे लगता है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के समय क्वाड और मजबूत होगा। उसके जी। अलावा अगर हम वेस्ट एशिया की बात करें तो दोनों देश एक पेज पे हैं, चाहे इजराइल को लेके, यूएई को लेके, सऊदी अरेबिया को लेके। तो मुझे लगता है जो G20 में हमने इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर आईमैक की बात की थी, हो सकता उसको भी इस शांति के बाद, सीज फायर के बाद उसको भी बल मिलेगा। वो भारत के लिए एक सकारात्मक पक्ष है। तो मुझे लगता है कि हाँ, ट्रंप रिजीम में जिस प्रकार से अगर उनके पिछले कार्यकाल को हम देखें तो एक एक आप कहें कि एक ग्रेटर अनसर्टेनिटी हम देख सकते हैं पूरे वैश्विक राजनीति में। एक अनिश्चितता का जी। दौर हम देख सकते हैं वैश्विक राजनीति में हम कि जो एक महाशक्ति है उसके निर्णय जो है ऐसे होंगे जो अनप्रिडिक्टेबल होंगे। पूरे विश्व अपने ओके। आप को उसके लिए तैयार करना पड़ेगा, पहले से आप उसके लिए तैयारी नहीं कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल सर। जहां तक दोनों देशों के बीच जो संबंध है, मुझे लगता है कि वो एक सकारात्मक की तरफ बढ़ेंगे, एक ये उम्मीद पॉजिटिव की जा सकती डायरेक्शन है, में लेकिन बढ़ेंगे। लेकिन बड़ी टेंशन है कि इस वक्त अमेरिका के सामने आर्थिक तौर पर या मिलिट्री तौर पर चीन एक बड़ा चैलेंज बनकर आ रहा है, और उन्हीं से डोनाल्ड ट्रंप संबंधों को भी ठीक करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए आपने सही कहा कि इंतजार हमें करना होगा। बस मेरा एक आखिरी सवाल, क्योंकि मेरे पास 1.5 मिनट और बचा है, संजय कुलकर्णी सर, जो मैं चीज समझना चाहूंगा, ये इजराइल और हमास के बीच जो डील हुई है, 3 बंधकों को भी आज छोड़ा गया, बाकी अब धीरे धीरे छोड़े जाएंगे, क्या इसका फ्यूचर देख रहे हैं आप? कहीं नेतन्याहू गलती कर रहे हैं या नेतन्याहू का जो फैसला है वो ठीक है वक्त के हिसाब से? नहीं, अच्छा है, क्योंकि आज जिस प्रकार से एक खुशी की लहर गाजा पट्टी में आई है, चाहे फिलिस्तीनियों को लगा होगा कि जब वो अपने घर लौटे हैं तो घर तो सारे बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हर कोई चाहता है शांति, और उस शांति का बहाल इसराइल भी अब चाहता है, इसराइल भी जानता है। लेकिन इसराइल दबाव बनाना चाहता है, पहले तो हॉस्टेजेस, और दूसरा 15-20 साल के लिए पीस नहीं, कम से कम 100 साल या इसके बाद जिंदगी भर वो वहां पर शांति चाहता है, जिसके कारण अब मुझे लगता है सऊदी अरेबिया दोबारा इसराइल के साथ रिश्ते अच्छा बनाने की कोशिश करेगा। ईरान जो है वो भी थोड़ा सा फूक करके कदम उठाएगा। इस प्रकार से उसने इस तरह के आतंकी संगठन को बेतरतीब जो मदद दी जी। है वो मदद बंद हो जाएगी। तो हमास कि में भी अब गाजा पट्टी, चाहे उसमें इसराइल का दखल अंदाजी ना हो ऐसी उम्मीद की जाती है, लेकिन आंख और कान का तो काम इसराइल छोड़ेगा नहीं, क्योंकि अब इसराइल जी। को जी। मालूम है कि गाजा पट्टी अगर पूरी ही वो हमास को दे दे तो तकलीफ होगी। तो इस सब देखते हुए समय बताएगा, पर कम से कम जो 3 फेजेस बताए हैं
जब गाजा पट्टी का जो मैं कहूंगा कि रिकंस्ट्रक्शन शुरू होएगा, तब पता चलेगा जी। कि अब लड़ाई खत्म हो गई, क्योंकि गाजा पट्टी को भी बनने में कम से कम अब आज से 25 साल और लगेंगे, हो सकता है ज्यादा ही लगे वापस उस पटरी पर लाने के लिए। तो ये एक अच्छा समय है कि सबको बस ये जो वेस्ट एशिया में लेकिन है शांति बहाल जी, होगी, इसमें कोई शक नहीं है। और हिजबुल्लाह हो चाहे ये हुदी हो, ये सारे आतंकी संगठन जो है इनका खात्मा होगा। या होगा और ये उम्मीद करनी चाहिए कि हमास जैसे संगठन फिर 7 अक्टूबर जैसा हमला ना करें, नहीं तो अंजाम शायद आने वाले वक्त में और बुरा हो सकता है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप दोनों खास मेहमानों का। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर महेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम पहलुओं पर इतनी बारीकी से बात रखने के लिए। तो डिफेंस स्पेशल में आज मेरे साथ इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।